हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2523 डिवाइडिंग द टेरिटरी 1। सेलेस्टियल का वॉइड कोई भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म नहीं रखता। ये केवल हवा का एक पारदर्शी भंवर, ट्रांसपेरेंट वॉर्टेक्स है, और उसकी आवाज हवा के कंपन से बनती है। ये पृथ्वी की सतह को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा भी कर सकता है। वो विशालता और अनंतता छोटे समूहों के लिए अधिक उपयुक्त है। वहां मौजूद लोगों के बीच एक खलबली मच गई। मॉर्गन ने अपनी आवाज धीमी की और किंग आर्थर के साथ नजरें मिलाई, जबकि सलादीन और मर्लिन ने घबराहट के साथ देखा। झंग यी ने हालांकि अपनी ठुड्डी को अपनी कलाई पर टिकाया और धीरे से झू मियां को थपथपाया। उसका लहजा सपा था। ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली काग्गों की इच्छा के बिना रेडिएशन, डार्क स्टॉर्म्स और केओटिक कैलेमिटीज तुम्हारी दुश्मनी से भी तेजी से पहुंच जाएंगी। यहां तक कि ल्यूनेरियंस भी पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं भटकते। हमें अंतरिक्ष में भेजना कोई प्रवास, माइग्रेशन नहीं, बल्कि एक अंतिम विदाई है। वास्तव में पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अब पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के संयुक्त आकार से भी बड़ा है। इसलिए मानवता की सभी 6 पीढ़ियों 6 जनरेशंस को समाहित करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान काफी अच्छा है, जहां जलीय पौधों की भरमार है और प्रचुर मात्रा में आयरन ओरे के संसाधन हैं। हालांकि झंग यी जानता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो आपको हर कदम पर पीछे हटना पड़ेगा। एक बार जब आप थोड़ा भी पीछे हट गए तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से आपका फायदा उठाएगा। इसके अलावा वो हुएक्सू किंगडम छोड़ने को कैसे सहन कर सकता था? ड्रैगन क्लैन अब उसके पिता समान है, इसलिए उसे उनसे मजबूती से चिपके रहना होगा। झंग यी थोड़ा रुका, फिर गुशान और गु चौन की ओर देखा। मैं इसे शुरू से ही स्पष्ट कर दूं, मेरा हुएक्सू किंगडम आप सज्जनों से कमजोर नहीं है और इसे झुकना नहीं चाहिए। मेरे केओस किंगडम का ये क्षेत्र एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उसे कोलंबिया जैसे देशों की स्थिति की वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन इस मोड़ पर उनकी 6 पीढ़ियां एक एकल इकाई, सिंगल एंटिटी थी। एक को कष्ट होगा तो सबको होगा, एक समृद्ध होगा तो सब होंगे। पूरे समूह के हितों की रक्षा करके ही व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर सकता है। आखिरकार वो सबसे बड़ा लाभार्थी, बेनिफिशियरी है। गुशान उपहास से हंसा। एक मामूली नाइट लेवल एक्सपर्ट पूरे कबीले की ओर से बोलने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले 10,000 कबीलों के खिलाफ खड़े हो सकते हो? मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन 6 पीढ़ियों में तुम इकलौते नाइट हो। क्या तुम हमारी अनगिनत जातियों, मीरियड रेसेस का सामना कर सकते हो? उसने ये दिखाने के लिए हाथ फैलाया कि उस विशाल पत्थर की मेज पर दर्जनों नाइट्स मौजूद थे। सेलेस्टियल्स विशाल हैं, जो आकाश में ऊंचा उड़ते हैं, हवा को कंपपाकर दूसरों से संवाद करते हैं, और उनका स्वरूप ऊंची इमारतों जैसा दिखता है। कंस्ट्रक्ट रेस जैसे छोटे जीव केवल 1 मीटर लंबे हैं, फिर भी वे अपने लाल और चांदी के कवच, आर्मोर शेल्स के भीतर छिपे हुए हैं। हर वो जातीय समूह जो प्राचीन काल से आज तक जीवित बचा है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वे सभी ऐसे जीव थे जिन्होंने पिछले 4.6 अरब वर्षों में पृथ्वी पर एक युग पर शासन किया था। वुल्फ क्लैन की सीटों से एक और भी प्रभावशाली वेयरवुल्फ आगे बढ़ा, जिसकी पीठ भूरे रंग के बालों, ग्रे फर से ढकी थी और उसके नुकीले दांत डरावने थे। उसकी आवाज बर्फीली थी। फैंग वुल्फ क्लैन गुशान के बयान से सहमत है। हम 6 पीढ़ियों के लिए एक कोना छोड़कर पहले ही दया कर रहे हैं। हमारी गरिमा को मत कुचलो। हमारे लिए अधिकांश प्रमुख भूमि, प्राइम लैंड पर कब्जा करना असंभव है। गुचावे की एकल आंख धीरे से बंद हुई और फिर खुली। हम युद्ध प्रिय नहीं हैं,
बल्कि केवल पीढ़ी के नियमों, लॉज ऑफ जेनरेशन का पालन करते हैं। कमजोर का मिट जाना स्वाभाविक है। तुम्हारी अभी की जीत हमारी सर्वसम्मति, कंसेंसस को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेलेस्टियल्स हवा में तैर रहे थे। उनका भंवर थोड़ा ऊपर उठा, जिसके किनारों से बिजली की छोटी चिंगारियां निकल रही थी। हवा एक समुद्री पक्षी, सी बर्ड, के लिए अपनी दिशा नहीं बदलेगी। तुम्हें गरिमा चाहिए, अंधाधुंध बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां नहीं। 3 हेडेड ट्राइब के 3 सांपों वाले चेहरों ने एक दूसरे को देखा और अंततः चुप रहे। 1000 हैंड्स क्लैन के नेता ने अपने 6 हाथों को आपस में जोड़ा और आश्वस्त करते हुए फुसफुसाए, यदि संभव हो तो युद्ध से बचें। शांतिपूर्ण तरीकों से ऐसा परिणाम प्राप्त करें जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। कंस्ट्रक्ट के ऑप्टिकल कैविटी से एक ठंडी रोशनी चमकी, जैसे कि वो रिकॉर्डिंग या गणना कर रही हो। सभी जातियों के बीच जो मित्रवत है, जो दुर्भावनापूर्ण है, जो देख रहे हैं और जो उदासीन है, उन सभी के रुख उनके चेहरों पर लिखे थे। यहां तक कि 3 हेडेड क्लैन, 1000 हैंडेड क्लैन और कंस्ट्रक्ट क्लैन जैसे जीव भी पूरी तरह से 6th जेनरेशन के पक्ष में नहीं है। वे केवल सहयोग कर रहे हैं। यदि 6 पीढ़ियों के बाद सहयोग का मूल्य समाप्त हो जाता है, तो वे एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा इन दिनों 6 पीढ़ियों के लिए किसी भी क्षेत्र को छोड़ने से इनकार करना पूरी तरह से अवास्तविक है। झंग यी ने टेबल थपथपाई। उसे भी इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए उसने शांति से कहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है। हमारी पीढ़ी के 90% से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और वर्तमान जनसंख्या केवल 50 या 60 करोड़, 5 और 600 मिलियन है। क्रोबा ने सीधे झंग यी को बीच में टोकते हुए कहा, केवल 50 या 60 करोड़? क्या तुम जानते हो कि हमारे कबीले जो परछाइयों में छिपे रहते हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ है। वे लगातार क्रिएटर की इच्छा से बाधित होते हैं और यहां तक कि प्रजनन, रिप्रोडक्शन भी कठिन है। जब हमारा कबीला मिटाया गया था, तो जीवित बचे लोगों की संख्या बहुसंख्यक रूप में केवल कुछ लाख थी, जबकि अल्पसंख्यकों की संख्या केवल कुछ 100 बची थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस की जन्म दर, बर्थ रेट, कम थी। यह क्रिएटर का जानबूझकर किया गया नियंत्रण है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब किसी खेल का नया संस्करण, वर्जन जारी किया जाता है, तो पुराना सिस्टम भले ही हटाया न जाए, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया जाएगा। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं के लिए प्रजनन की इच्छा ईथर के टुकड़ों, फ्रैगमेंट्स ऑफ ईथर, को प्राप्त करने के बराबर थी, जो कि बहुत अधिक कठिन था। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं और 6 पीढ़ियों के बीच ताकत का अंतर इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं था। सटीक रूप से कहें तो 6ठी पीढ़ी के अंत का आगमन बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों के उभरने की शुरुआत थी। झंग यी ने भौहे, सिकोड़ी और शांति से कहा, मुझे अन्य स्थानों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हुएक्सू किंगडम को छुआ नहीं जा सकता। यह सुनकर कई लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्रोबा ने उपहास किया, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हें ऐसी क्या खास बात है? वो महाद्वीप संसाधनों से भरपूर है और उसकी भौगोलिक स्थिति उत्कृष्ट है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस पर एकाधिकार, मोनोपोलिस, कर सकते हो? सावधान रहो, कहीं तुम्हारा पेट न फट जाए। गुशान ने भी कहा, लोगों को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। लालच उस सांप की तरह है जो हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। झंग यी ने एआई सिस्टम से उत्सुकता से पूछा, ये प्राचीन सभ्यताएं इतनी पुरानी शैली, आर्केक स्टाइल, में क्यों बोलती हैं? इंटेलिजेंट सिस्टम ने कहा, क्या तुम्हें ट्रांसलेशनीज समझ में नहीं आता? झंग यी, ठीक है। कुछ चर्चा के बाद झंग यी ने अंततः अपनी अंतिम सीमा, बॉटम लाइन, की पेशकश की। हुएक्सू किंगडम अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा एलियन रेस को दे सकता है। यह कहना कि वो छोड़ रहा है, ब्रेड के किनारे से एक टुकड़ा काटने जैसा है। वो पूरे जियांगनन क्षेत्र के साथ साथ जियांगनन क्षेत्र के पास के अन्य 6 क्षेत्रों के स्थानों को बनाए रखना चाहता था। शेष क्षेत्र
मूल हुएक्सू किंगडम के आकार का दोगुना है। वास्तव में उन्होंने हुएक्सू किंगडम के सेंट्रल प्लेन्स के सबसे अच्छे हिस्सों को सुरक्षित रखा। लेकिन उसकी बात सुनकर आसपास की कई एलियन रेसेस हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि हम इस जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? जब हम एंजल्स बनेंगे और 7वीं पीढ़ी का पालन पोषण करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज भौगोलिक वातावरण, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होगी। नदियां और मैदान सबसे अधिक विवादित क्षेत्र हैं। तुम्हारे क्षेत्र को कभी एक शक्तिशाली जाति ने जीता था, जिसके कारण तुम्हारे हुएक्सू किंगडम का गठन हुआ। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये ऐसी जगह है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? क्रोबा के भेड़िए जैसे मुंह से मजाक उड़ाने वाली आवाज निकली। झंग यी की नजर तुरंत ठंडी हो गई। तो तुम मेरा घर छीनने वाले हो? उसने अपना आधा जीवन तियनहाई सिटी में बिताया था, जहां उसने अपनी नींव रखी थी और जहां उसकी जानी पहचानी हर चीज थी। तियनहाई सिटी के बार बार विनाश और पुनर्निर्माण को अपनी आंखों से देखने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से जाने से इनकार कर दिया। चैप्टर 2544 डिवाइडिंग दी टेरिटोरी 2। आयरनक्लैड क्लैन के गुशान ने अपनी मजबूत भुजाओं को आपस में सिकोड़ा और झंग यी से कहा, ऐसी बेहतरीन लोकेशन पर स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली जातियों का ही कब्जा होता है। तुम्हारी 6 पीढ़ियों की कुल ताकत बहुत कमजोर है और हम तुम्हारी व्यक्तिगत ताकत के आधार पर फैसला नहीं कर सकते। तुम अकेले प्राचीन जातियों के कितने शक्तिशाली जीवों का सामना कर पाओगे? यह सुनकर झंग यी का चेहरा तुरंत उतर गया। हालांकि मॉर्गन ने झंग यी के कान में फुसफुसाया, देखा जाए तो यह सुझाव विचार करने लायक है। आखिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कोई बुरी जगह नहीं है। झंग यी ने मॉर्गन पर एक नजर डाली। अगर तुमसे कोलंबियन टेरिटरी छोड़ने को कहा जाए तो क्या तुम मान जाओगे? मॉर्गन बोला, फिलहाल कोलंबिया ने कॉन्स्ट्रक्ट्स और 1000 हैंड्स को जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया है। एक प्रवासियों के देश, कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स के रूप में हमें अपनी मातृभूमि से उतना लगाव नहीं है। बस इतना है कि बड़ी मात्रा में औद्योगिक उपकरणों, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को शिफ्ट करना काफी परेशानी भरा काम है। झंग यी ने ठंडे लहजे में कहा, वो तुम्हारा मामला है, लेकिन मुझे हिलने के लिए कहना बिल्कुल नामुमकिन है। गुशन, क्रोबा और बाकी लोग बड़े रिलैक्स्ड होकर झंग यी को देख रहे थे। फैंग वुल्फ क्लैन ने अभी अभी झंग यी की वजह से अपनी नाक कटवाई थी और क्रोबा स्वाभाविक रूप से उसका बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। झंग यी ने सिर हिलाया, चूंकि बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। आखिरकार तुम अब भी यही सोचते हो कि मेरा हुएक्सू किंगडम बहुत कमजोर है और सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा करने के लायक नहीं है। सही कहा ना? बिल्कुल, क्रोबा ने शांति से कहा। 6 पीढ़ियां हमेशा से कमजोर रही है। तुम्हारे जैसे किसी इत्तेफाक, एक्सीडेंट के होने से भी यह हकीकत नहीं बदल सकती कि पूरा परिवार कमजोर है। गुशान ने कहा, हम ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। उस जमीन की भौगोलिक स्थिति बेहतरीन है, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते। टाइटन्स के गुचावे और सेलेस्टियल्स के कॉन्ग ने भी अपना समर्थन दिया। इन चारों कबीलों के इलाके हुएक्सू किंगडम के सबसे करीब थे, इसलिए वे इस जमीन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। आकाश और पृथ्वी के पूरी तरह खुलने के बाद हुएक्सू किंगडम की विशाल भूमि ने अपना असली रूप दिखाया था, जो आकार में बेहद बड़ी और संसाधनों से भरपूर थी। ये चारों जातियों के बीच बंटवारे के लिए काफी थी, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। झंग यी ठंडी हंसी हंसा, फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी नजर चारों ओर घूम गई। उसने अपना हाथ उठाया और चारों दिशाओं की ओर इशारा किया। अंत में सब कुछ काबिलियत, एबिलिटी पर ही आकर टिकता है। क्या यह बात पहले कहना ज्यादा आसान नहीं होता? आयरनक्लैड क्लैन के गुशन, फैंग वुल्फ क्लैन के क्रोबा, टाइटन क्लैन के गुचावे और स्काई क्लैन के कॉन्ग, मैं अकेला तुम चारों का सामना करूंगा। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी शर्तें मानी जाएंगी। हुएक्सू कबीला अपनी जमीन छोड़ देगा और ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। लेकिन अगर मैं जीत गया
तो तुम मेरे हुएक्सू किंगडम की जमीन पर दोबारा नजर नहीं डालोगे। इंसानी गुट में सन्नाटा छा गया। मॉर्गन के मुंह से लगभग निकल ही गया, केओस। ये बहुत जोखिम भरा है। झंग यी की ओर उसकी नजर बेहद गहरी थी, मानो वो किसी पागल को देख रहा हो। अगर उसने पहले झंग यी की ताकत नहीं देखी होती तो उसका मन उसे बुरा भला कहने का करता। एक के खिलाफ चार, एक अकेला इंसान 4 नाइट लेवल पावर हाउसेस का मुकाबला करेगा? वो पागल के अलावा और क्या हो सकता है? किंग आर्थर ने अपनी तलवार की मूंछ थामी और फौरन सलाह दी, अभी दोबारा सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन एक लंबी प्रक्रिया है। उसे लगा कि झंग यी को दूसरे पक्ष ने उकसा दिया है, इसलिए वो उसे बार बार शांत करने की कोशिश करने लगा। कार्डिनल ओलेब का क्रॉस रोशनी में हल्का सा चमका। उसने झंग यी को मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चूंकि ओलेब पहले झंग यी के हाथों नुकसान उठा चुका था, इसलिए उसे नहीं लगा कि वो कोई ऐसा जुआरी है जो इतनी आसानी से उकसावे में आकर गलत फैसले ले ले। पीपल ऑर्गेनाइजेशन के ब्लैट ने अपनी टोपी का किनारा नीचे झुकाया। उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि हमारी पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने उस फॉल्स नाइट से उम्मीद की थी। वो हमेशा काम अनपेक्षित तरीके से ही करता है। हाँ। जैसे ही झंग यी ने अपनी बात खत्म की, वहां मौजूद एलियन रेसेस ठहाकों से गूंज उठीं। ऐसा लगा मानो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। क्रोबा ने सू नियन की ओर देखा, जो झंग यी से हारने के बाद पीछे दुबक कर बैठा था, और हिकारत से झंग यी से बोला, तुम्हें लगता है कि सू नियन को हराने के बाद तुम अजय, इनविंसिबल हो गए हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि सू नियन की ताकत मेरे गारो कबीले में केवल 3रे नंबर पर आती है। मैं क्रोबा, गारो कबीले का कबीला प्रमुख, क्लैन लीडर हूं। मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है, वे वाकई दिलचस्प है। समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस का मेल। लेकिन मैंने तुम्हारी काबिलियत को भांप लिया है। एक पर एक लड़ाई में भी तुम मेरे मुकाबले कहीं नहीं टिकते। उसने उपहास किया। 1 के खिलाफ 4 की क्या बकवास है? ये पूरी तरह से बेतुका और अहंकारी है। गुशान ने ताना मारा, तुम हमें क्या समझते हो? अपनी सीढ़ी या अपने जोकर? मजाक है क्या? ये मत सोचो कि तुम कोई तथाकथित जीनियस हो तो बहुत महान हो गए। यहां मौजूद हम में से हर कोई एक जीनियस है, अरबों में एक। झंग यी ने उन्हें शांति से देखा और धीरे से कहा, क्या समस्या को सुलझाने का यही एकमात्र तरीका नहीं है? मुझे लगता है कि शब्दों से बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए लड़ना ही बेहतर है। वो चाहता था कि दूसरे उसकी मदद करें, लेकिन हकीकत में उसके नीचे इंसानी जाति में कोई और नाइट लेवल एक्सपर्ट नहीं था। मोरना, किंग आर्थर और अन्य ताकत में अभी भी एक पायदान नीचे है, और टॉप टियर एक्सपर्ट्स के बीच की लड़ाई में जरा सा फर्क भी एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर देता है। ये देखकर कि झंग यी मजाक नहीं कर रहा है, क्रोबा ने दूसरी जातियों के प्रतिनिधियों के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी 4 जातियों के अलावा दूसरी जातियां इसमें बेरुखी दिखा रही थी। पृथ्वी विशाल है और उन सब के अपने लक्ष्य है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड ट्री क्लैन ने उष्ण अकटिबंधीय वर्षावनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर मजबूती से कब्जा कर रखा है और कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। रेड स्कॉर्पियन कबीला रेगिस्तान में रहता है और इंसानों के साथ पूरी तरह शांति से है। क्या तुम सच में मौत ढूंढ रहे हो? क्रोबा ने मजाक उड़ाते हुए झंग यी से कहा, हम भी उसूलों वाले लोग हैं और हम चारबना में करके तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो तो तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। झंग यी ने उसे बेरुखी से देखा। अगर तुम्हें निष्पक्षता, फेयरनेस चाहिए तो पहले मुझसे मुकाबला करके देखो। मॉर्गन ने तुरंत जोड़ा, सही बात है, चारबना में एक बहुत नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि एक पर एक मुकाबला, 1-on-1 ड्यूअल्स ही सबसे अच्छा है। मानवता के टॉप योद्धाओं में से एक होने के नाते मॉर्गन को डर था कि कहीं झंग यी को कुछ हो न जाए। गुशान उपहास से बोला,
बचकाना खेल। चारबना में एक नाइंसाफी है। सभी जातियों के लिए निष्पक्षता जैसा कुछ नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट मेक्स राइट। गुचावे कुछ पल रुका, फिर गंभीरता से बोला, मैं तुम चारों के एक साथ ऊपर जाने की सलाह नहीं देता। अगर तुम चारबना में लड़ना चाहते हो तो पहले नियम तय करो और सभी जातियों की मौजूदगी में कसम खाओ, जिसका पालन सभी को करना होगा। हवा का खाली स्तंभ थोड़ा सा कांपा। चूंकि क्योस ने ही एक बनाम 4 का सुझाव दिया है, इसलिए मेरे सेलेस्टियल क्लैन को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए वैसे ही करते हैं जैसा उसने कहा, और परिणाम ही तय करेगा कि हुएक्सू किंगडम की जमीन का मालिक कौन होगा। क्रोबा अपनी मुद्रा में नीचे झुका। उसके नुकीले दांतों में एक ठंडी चमक थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। नियमों को भूलो। मेरे फैंगवुल्फ कबीले के दांत सबसे पुराने नियम जानते हैं। वहीं दूसरी ओर इंसानी खेमे में हर कोई पागलों की तरह झंग यी को उतावलेपन में कुछ भी न करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।